अंकुर और मैं एक ही कंपनी में काम किया करते थे और हमारी ज़्यादा बात भी नहीं होती थी। बस एक फॉर्मल सा रिलेशन था। पर फिर भी हमें ट्रेनिंग पर 20 दिन के लिए बेंगलोर जाना पड़ा और वहाँ हम दोनों को एक ही रूम मिला था। तब धीरे धीरे हम दोनों में बात होने लगी और ज़्यादातर रात को मेरे सोने के बाद वही मेरे ऊपर चादर डालता था। वो इसलिए क्योंकि मुझे नींद में करवट लेने की आदत थी, तो इस वजह से मेरी चादर उतर जाया करती थी और अंकुर ये देखकर हमेशा चादर दोबारा से डाल दिया करता था। तब एक रात अचानक से मेरी नींद टूटी और मैंने देखा कि वो बालकनी में बैठा गाने सुन रहा है। और फिर मैंने उससे पूछा, तुम हर रात जागते क्यों रहते हो और रोज चादर भी डाल देते हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आती या किसी की याद में तुम सो नहीं पाते? तब उसने कुछ नहीं बोला, बस मुंह फेर कर गाने सुनता रहा। अगली सुबह ट्रेनिंग जाते टाइम मैंने फिर से सवाल किया। तब अंकुर बोला कि इसका जवाब मैं ट्रेनिंग से आकर दूंगा। और शाम को हम ट्रेनिंग से थक कर आए। अब वो दूसरे बेड पर लेटे कुछ बड़बड़ाने लगा। मैंने पूछा कि क्या कह रहे हो? तब उसने बोला कि सोच रहा हूँ कि बात की शुरुआत कहाँ से और कैसे करूँ। अब अंकुर बोला कि सालों तक मेरा भी यही रूटीन था, लेट नाइट मूवीज देखना, दोस्तों के साथ घूमना, नाइट आउट मारना, पार्टीज करना। ऐसे ही एक दिन मैं नाइट आउट मारकर अपने दोस्त दिनेश के घर गया हुआ था। पर कुछ देर बाद मेरे घर से कॉल आई कि तेरे छोटे भाई मोहित की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी घर आ। मैं ये सुनते ही घर भागा। अब मैंने देखा कि घर के सारे लोग मोहित के आसपास खड़े हैं और मोहित जोर जोर से चीख रहा है, जैसे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो। मैं उसे बिल्कुल ऐसे परेशानी में देख नहीं पा रहा था क्योंकि सारे घर वाले मिलकर भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे। तभी पापा ने बोला कि मोहित को डॉक्टर के पास ले चलते हैं, पर मम्मी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और वहीं दूसरी तरफ मोहित चीख कर बेहोश हो गया था। अब ये बार बार होने लगा, वो उठता, चीखें मारता और फिर बेहोश हो जाता और हर बार उसकी आवाज पिछली बार से ज्यादा भारी और गहरी होने लगी। अब वो सुनकर और देखकर डर लगने लगा था। इसी बीच नानी ने बोला कि इसे उठाकर पूजा घर में ले चलो। ये बात सुनते ही मोहित एक टुक नानी को देखने लगा जैसे कुछ कर देगा और हमें भी ऐसा ही महसूस हुआ जैसे उसे ये बात पसंद नहीं आई। अब सबने मिलकर मोहित को घसीटकर पूजा घर में लाया और अंदर आते ही उसका बदन भट्टी की तरह तपने लगा और एकदम से सन्नाटा छा गया। तब नानी ने मोहित की तरफ देखकर सवाल किया, बता कौन है तू और इस पर कब्जा क्यों किया है? अब मोहित के शरीर में हरकत हुई। पहले तो वो दांत पीसने लगा और वो आवाज इतनी तेज थी कि कानों में दर्द कर रही थी। फिर अचानक से उसकी हड्डियां कड़कड़ाने लगी, मानो सब टूट रही हो। आखिर में उसने जबान बाहर निकाली जो काली पड़ी हुई थी, और ना सिर्फ काली बल्कि इतनी लंबी कि लटक कर गर्दन तक आई हुई थी। ये सब देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था। नानी ने फिर बात को दोहराया और बोला, बता कौन है तू, कहाँ से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहाँ से भी तुम आए हो वहीं लौट जाओ। बदले में जो कुछ मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। पर फिर भी मोहित ने जवाब नहीं दिया और जैसे पहले चीखना चिल्लाना और बेहोश होना था वही चलता रहा। बस फर्क था तो शरीर के तपने का या फिर हड्डियों के कड़कड़ाने का। मुझसे ये सब देखा नहीं गया और मैं बाहर आके रोने लग गया। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया और उनके नाम का दिया भी जलाया और बस रोते रोते मोहित के ठीक होने की दुआ मांगता रहा। अब धीरे धीरे ये आवाजें घर के बाहर जाने लगी और लोग घर के बाहर इकट्ठे होने लगे। सभी के मन में एक सवाल था कि ये किसकी आवाज है जो बार बार चिल्ला रहा है। कुछ ही देर में मोहित बात करने लगा और ये देखते ही मैंने उसे पानी पिलाया और अचानक से उसका चेहरा काला पड़ गया और आंखें सुर्ख लाल हो गई, जैसे उनमें खून चढ़ गया हो, और ऐसे लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आएंगी। अब ये सब हो ही रहा था कि उसने अपने नजदीक खड़े लोगों को काटना चालू कर दिया। कभी अपना मुंह नोच रहा था, कभी रोने लग पड़ा। समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मुझे इस बार महसूस हुआ कि ये मेरा भाई मोहित नहीं, कोई और है जो उसके शरीर पर कब्जा कर चुका है। मैंने ये सब पहली बार देखा था और महसूस भी किया था, इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि इस पर रिएक्ट कैसे करना है और ऐसा क्या करूं कि मोहित ठीक हो जाए। इतने में मोहित ने जोर की सांस खींची और जैसे ही मुंह से छोड़ी, उसकी स्मेल इतनी गंदी थी कि सभी उससे दूर भाग खड़े हुए। ऐसा लग रहा था मानो सड़ते हुए मांस की बदबू उठी हो। और उसके बाद मोहित जोर जोर से हंसने लगा। अब मुझे गुस्सा और तकलीफ दोनों हो रही थी कि तभी मैंने चिल्लाकर पूछा कि कौन हो तुम, क्या चाहते हो? फिर वो एक औरत की आवाज में बोला कि मैं फलाने गांव से हूँ, मेरा नाम है तंत्रा और इसने मुझे जगाया है, बस इसीलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगी और अपने साथ लेकर जाऊंगी। तब सभी ने मिलकर कहा
कि तुम जो मांगोगी तुम्हें दे देंगे, बस इसे छोड़ दो। वो बुरी आत्मा अब अपने रूप में आई और बोली, मुझे 1 मटका, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का पूरा सामान ला कर दो, मैं चली जाऊंगी, नहीं तो इसे मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। ये सुनते ही हम सब हक्के बक्के रह गए और फिर माँ और मैं बाजार की तरफ निकल गए सामान लेने के लिए। रास्ते में माँ रोने लगी, तब मैंने उन्हें दिलासा दिया कि कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इतने में माँ बोली कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला अंकुर, क्योंकि मैंने तुझे बताया नहीं, इसने जब पहली बार अपना असर दिखाया था तब हम समझ ही नहीं पाए थे। तब मोहित के कलीग्स ने बताया, कुछ दिन पहले ऑफिस की मीटिंग में सब हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक था कि अचानक मोहित की तबीयत बिगड़ने लगी और उसने उठकर पानी पिया और पीते ही बेहोश हो गया। उसके दोस्त चौंक गए थे। तब 2 लोगों ने मिलकर इसे उठाया और टेबल पर लिटाया। उस टाइम उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने कलीग से कुछ कहना चाहता था पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। ये देखकर उसके दोस्त उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसे ही उनका कॉल आया, उसके कुछ देर बाद मोहित ठीक हो गया था। उसके साथ क्या हुआ उसे खुद मालूम नहीं था, बस उसे इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद कभी ऐसा दोबारा नहीं हुआ था, न ही ऐसी कोई परेशानी आई थी। तब मैंने माँ को बोला कि शायद ऐसा दोबारा भी हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैं रात में अपने कमरे में लेटा हुआ था और फोन पर गाने सुन रहा था, तब अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और खिड़की बार बार आवाज कर रही थी। मैंने सोचा कि मौसम खराब है। फिर कुछ देर बाद कमरे में धुआं धुआं हो गया और एक काली सी परछाई मेरे सर के पास आ खड़ी हुई। तब घबरा कर मैंने करवट ली और चादर में मुंह डालकर सो गया। और अगली सुबह मुझे लगा कि शायद वो मेरा बहन था, इसलिए मैंने उसको नजरअंदाज कर दिया। पर अब ऐसा नहीं लगता। ऐसा महसूस होता है कि ये सब किसी वजह से हो रहा था। अब माँ ये सुनकर शांत हो गई और चुपचाप गाड़ी से उतरकर नारियल, श्रृंगार और बाकी सामान लेने चली गई थी। और ये सारा सामान लाने के बाद हमने मोहित के आगे रख दिया। अब वहाँ नानी भी खड़ी थी और एक टुक मोहित को देख रही थी कि इतने में नानी पलटी और उनका चेहरा भी काला पड़ चुका था और वो भी वैसे ही हंस रही थी जैसे मोहित कुछ देर पहले हंस रहा था। अब ये सब देखते ही सबके पैरों तले जमीन निकल गई थी कि अचानक नानी रोने लगी और बोली, मैं फलाने की हूँ और मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी लाश को बेरहमी से टुकड़े करके जमीन में दफना दिया गया था और अब मैं इंसाफ के लिए आई हूँ। मुझे जहाँ गाड़ा गया था वहाँ इस लड़के ने पेशाब कर दिया था और तब तक मैं सोई हुई थी। इसके करे अपमान के कारण मैं जागी और इसके साथ आ गई, पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं जा रही हूँ। हमने उससे पूछा कि तुम दोबारा तो नहीं आओगी? और इसी के साथ नानी बेहोश होकर गिर गई और जैसे तैसे हमने नानी को संभाला। इतनी देर में मोहित भी ठीक हो चुका था, इसलिए हमने मोहित को कुर्सी से खोल दिया था। फिर कुछ दिन और बीते और मोहित को नौकरी के चलते भोपाल जाना पड़ा। मोहित और उसके कुछ दोस्त होटल में रुके थे, पर होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की वहाँ कमरे से रोने की आवाजें आ रही हैं। होटल के स्टाफ ने जाकर देखा तो वो आवाजें मोहित के रूम से आ रही थी। रूम अंदर से लॉक था, तो होटल स्टाफ ने मास्टर की से डोर ओपन किया। सामने मोहित था, होटल की चादर में लिपटा हुआ और जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। इस भयानक नजारे को देखकर उन सभी का दिल दहल गया। कुछ लोग तो भाग गए और बाकी जो बचे थे उन्होंने मोहित को पकड़ा तो वो चीखने लगा और लोगों ने डर के मारे पुलिस को कॉल किया और कुछ देर में पुलिस आई और शांति भंग करने के आरोप में मोहित को अपने साथ ले गई। फिर उसके दोस्तों ने जाकर उसे छुड़ाया। उसके बाद मोहित का आए दिन यही हाल रहता था। कुछ दिन बीते ही थे कि किसी ने हमें मांडल के जंगलों में एक तांत्रिक के होने की बात बताई और हमें लगा कि शायद वो मोहित को ठीक कर देगा। यही सोचकर हमने उस तांत्रिक को बुलाया। उसने भी मोहित के अंदर जो आत्मा थी उससे बात की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई, 1 मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। ये लगा लो अभी तक याद है मुझे कि वो किस तरह से ये सारा सामान मंगाया करती थी। अब इस बार उसने इन सब के साथ शराब भी मंगवाई थी। अब रात इतनी थी कि शराब कहीं मिल ही नहीं रही थी। अब भागते भागते मैं उन सभी दोस्तों को फोन किया जिन्हें पीने का शौक था, ये सोचकर कि शायद किसी के पास 1 बोतल रखी हो या थोड़ी भी रखी हो तो मैं उनसे मांग लूंगा, पर किसी के पास नहीं थी। तब मेरे एक दोस्त ने मुझे सासी का पता बताया कि ये ब्लैक में शराब बेचता है और यहाँ तुझे पूरी रात शराब मिल जाएगी। बस फिर क्या था, ये सुनते ही मैं सासी के पास पहुंचा और उससे एक क्वार्टर खरीद लिया और भागकर घर लौट आया। अब ये सब सामान मैंने तांत्रिक को दिया और उसने अपने मंत्र पढ़ना शुरू किए। वो 1 दाना गेहूं का लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और उसे मोहित के ऊपर फेंक देता और जैसे ही ये दाने मोहित पर लगते वो चीखने और तड़पने लगता मानो उसे चोट लग रही हो। अब मोहित के मुंह से जानवरों के गुर्राने की आवाजें आ रही थी। वो जानवरों की तरह हरकतें भी करने लग गया था। कुछ देर बाद उसकी आवाज निकलनी ही बंद हो गई, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। अब वो क्या कहना चाह रहा था वो किसी को समझ नहीं आ रही थी। सुबह तक मोहित ठीक हो गया था
और उसके कुछ देर बाद वो दोबारा से बेहोश हो उठा। तब तांत्रिक ने बोला, इसका शरीर थक चुका है, इसे आराम करने दो। धीरे धीरे मोहित का शरीर सूख कर लकड़ी की तरह हो चुका था, पर मुझे भरोसा था कि अंदर ही अंदर मेरा भाई इस बुरी ताकत से लड़ रहा है। अब कुछ दिन बीते और दिवाली का त्योहार आ गया था। धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। मोहित रूम में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस वही सब शुरू होने वाला है, तो मैंने उसे फटाफट पकड़ा और कुर्सी से बांध दिया। अब मोहित थोड़ा होश में आया और उस आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं इस तरह अपने भाई को ज़िंदगी से हारता नहीं देखना चाहता था। मोहित भी रो रहा था और बोल रहा था कि भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और मोहित को बांध दिया। अब मैंने फटाफट बाइक उठाई, एक दोस्त के घर से उसे उठाया और जंगलों में चला गया तांत्रिक को लाने। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में धुत था। अब मजबूरी के चलते हमने तांत्रिक को बीच में बिठाया और घर ले आए। तांत्रिक का खुद का शरीर उसके बस में नहीं था और वो गिरता पड़ता मोहित के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ा। उस तांत्रिक का मानो सारा नशा उतर गया हो। उसने वही तंत्र विद्या दोहराई और मोहित सुबह तक फिर से ठीक हो गया था। अब तो मानो ये सिलसिला चालू हो गया था। तांत्रिक आता, तंत्र विद्या पढ़ता और सुबह तक चला जाता। वही मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान हमारी रोज की जरूरत बन गई थी। ये सब चीजें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी। रोज रात होते ही हमारे घर में मायूसी छा जाती थी। घर में एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हुआ पड़ा था। ऐसा कोई मंदिर मस्जिद नहीं बचा था जहां हमने मोहित का इलाज ना करवाया हो। अंत में किसी ने कलकत्ता में काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहां जाकर भी उसका इलाज करवाया और यहाँ भी वही मांग थी, 1 मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। पर इस बार पुजारी ने साथ में नींबू, लौंग और कफन का कपड़ा भी मंगवाया। इस बार की पूजा मुझे कुछ अलग लगी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता, उसे नींबू पे फूंक देता और उसमें लौंग चुबाकर कफन के कपड़े में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। मोहित को इस सबसे दर्द हो रहा था और वो बार बार बेहोश हो रहा था। होश में आते ही मोहित की फिर वही हरकतें चालू हो जाती थी, पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। अब जैसे ही उस आत्मा की बारी आई, वो अचानक से कहने लगी, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पुजारी बोला, बोल तू इसे फिर परेशान नहीं करेगी। आत्मा कहती, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, बस मुझे जाने दो। पुजारी, क्यों परेशान कर रही है इस बच्चे को? पीछा छोड़ इस बच्चे का, वापस जा, लौट जा, जहां से आई थी वहीं चली जा। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और तंत्रा को भी उसने कैद कर लिया। अंत में पुजारी ने वो मटकी हमें दी और बोला, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा बना लिया था। अब सारी आत्माओं को इस मटके में कैद कर लिया है। इसे शमशान में गाड़ दो और याद रहे, नंगे पैर ही जाना। हम उस मटकी को शमशान गाड़ आए। ताज्जुब तो ये था कि पूरा रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, पर पूरे रास्ते में हमें एक भी कांटा नहीं चुभा, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे रुई की चादर पर चलकर हम शमशान घाट तक पहुंचे हो। इसके बाद मोहित ठीक हो गया था, पर काफी कमजोर भी हो गया था। सिर्फ खाना और दवाइयों के लिए ही वो बिस्तर से उठ पाता था। इस सब के बाद मेरा उन चीजों पर भी विश्वास हो गया था जिसे मैं पहले कभी मानता भी नहीं था। 5 सालों तक ये सब झेलने के बाद हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई थी। सर पर कर्जा बहुत था, पर धीरे धीरे हम दोनों भाइयों ने मिलकर ये कर्जा भी चुका दिया था। हम उसके बाद भी कई दिनों तक मोहित की देखभाल के लिए रातों में जागते थे। मैं उसके खाने के टाइम पर दवाइयों का ध्यान रखता था। रात में उठकर मैं देखता था कि मोहित ढंग से सो रहा है या नहीं। अगर उसकी चादर ठीक ना हो तो मैं ठीक कर देता था ताकि वो आराम से सो सके। इसीलिए आज भी मेरी यही आदत है। बस यही बात थी। ऐसा कहकर अंकुर चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद मैंने अंकुर से बोला, बेशक ये कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो ना हो, पर तुम दोनों भाइयों का आपसी प्यार बेमिसाल है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसी हॉरर स्टोरीज के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।